नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूं और ये सवाल है कि क्या भारत सच में किसी गंभीर खतरे की जद में आ चुका है? क्या भारत पर कोई हमला शुरू हो चुका है? क्या हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो किसी गंभीर चुनौती का सामना कर रही है? कुछ समय से देखिए, देश में कुछ ऐसे ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं जिनको देखकर हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए एक नागरिक समाज के तौर पे, क्योंकि इस बार जो हमला हो रहा है उससे निपटने के लिए केवल सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वही काफी नहीं होंगी, क्योंकि यह हमला जनता के ठीक बीच में हो रहा है। उसी का उदाहरण है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से आई है। एक महिला पबजी के जरिए अपने प्रेम को परवान चढ़ाने भारत आई है। उसको देख करके ये स्पष्ट तौर पे सबको ऐसा लग रहा है कि मामला साधारण प्रेम का नहीं है, ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी का मामला नहीं है, बल्कि ये खतरे का एक नया रूप है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो सकता है, इसका स्वरूप, इस हमले का परिणाम कितना बड़ा और व्यापक हो सकता है, अगर इस पर हम गंभीरता से विचार करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन खैर दोस्तों, इस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। आपको याद होगा मुंबई कांड 26/11/2008 में घटित हुआ था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर एक हमला हुआ था। उसमें देशी यानी भारत के कुछ लोग और विदेशी मेहमानों समेत कुल कितने लोग मारे गए थे? लगभग 200 के करीब लोग मारे गए थे। और पूरा का पूरा देश 3 दिनों तक, हमारी पूरी सुरक्षा एजेंसियां, गृह मंत्रालय, सारी खुफिया एजेंसियां, सबको एक तरह से 3 दिनों के लिए घुटने पर लाकर बिठा दिया गया था। पूरी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। आज भी हम उसे याद करके शर्मसार हो जाते हैं। चारों तरफ मुंबई में लाशें, देश की औद्योगिक राजधानी, इतना ताकतवर, आर्थिक रूप से मजबूत शहर, और उस शहर में मात्र 10 लोग, कुछ AK-47, कुछ हैंड ग्रेनेड्स लेकर के मात्र 10 लोग घुसते हैं। और घुसने के बाद भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले, अगर या तो दिल्ली बड़ा होगा, मुंबई बस ज्यादा का अंतर नहीं है, तो भारत का लेकिन सबसे समृद्ध शहर, और उस शहर में तांडव मचा देते हैं। फर्ज करिए अगर हजारों इस तरह के लोग, हजारों लोग इसी तादाद में ऐसे किसी इंटेंशंस के साथ प्रवेश कर जाएं और वो जनता के बीच छुपकर पूरी योजना बनाएं और अचानक से देश के कई शहरों में इस तरह की घटना को अंजाम दे दें तो क्या होगा? तब तो बचना मुश्किल है लोगों का। और देश, आज एक प्रधानमंत्री हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने पूरी मुस्तैदी से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीरता से लिया है। और 2014 से लेकर अब तक हम ये काफी देख रहे हैं, कामयाबी से उन्होंने गलियों को, मोहल्लों को, बसों को, चौक चौराहों को पूरी तरह से सैनिटाइज करके रखा हुआ। उनके नेतृत्व में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं काफी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। अगर सीमा हैदर की क्रोनोलॉजी को हम देखें तो सीमा हैदर भारत कब आई थी? 13 मई को आई, और आने के बाद 30 जून तक, यानी लगभग 1.5 महीने तक, कहा जा रहा है 50 दिनों तक तकरीबन, वो यहां रही और अपने प्रेमी के साथ वो खूब मजे से रही। अब उसने शादी की या नहीं की, उसको ये कहा जाए कि उसके तथाकथित प्रेमी सचिन के साथ वो कुछ दिनों तक, यानी लगभग 1.5 पौने 2 महीना हम कह सकते हैं, लगभग 50 दिनों तक वो यहाँ पर मजे से रही है। और इतने दिनों तक रहने के बाद जब इनकी शादी की प्रक्रिया होने लगी, शुरू हुई, और ये लोग बुलंदशहर गए, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर गए वहाँ की एक अदालत में कोर्ट मैरिज के लिए। और वहाँ पर वकील को जो डॉक्यूमेंट्स देखकर जो कुछ भी समझ में आया, उसके आधार पर उन वकील साहब ने जिससे इन्होंने अप्रोच किया था, यानी सीमा और सचिन, उनके इन दोनों ने,
तो उन्होंने फिर सिक्योरिटी एजेंसीज को खबर की, सिक्योरिटी एजेंसीज ने इनको गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद वो जेल गए और फिर उसके बाद हफ्ते भर के करीब जेल में रहने के बाद ये लोग रिलीज कर दिए जाते हैं। अब देखिए, ये मूल मुद्दा यही है कि इतने दिनों तक भारत में रही और किसी को कुछ पता नहीं चला। भारत में जो माइग्रेशन हो रहा है, बाहर के देशों से लोग आते हैं और आने के बाद ये सब लोग अंतर्ध्यान हो जाते हैं, देश में ही गायब हो जाते हैं। ये अपने अपने काम में लगे रहते हैं और देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन अब जनता के बीच, जनता के घरों में घुस रहे हैं ये लोग, विदेशों से आकर के ये माइग्रेंट्स। और इस खतरे को हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने, उनकी सरकार ने काफी पहले ही अच्छे से भांप लिया और इसी वजह से उन्होंने CAA कानून में संशोधन किया। एक नया CAA कानून को उन्होंने प्रस्तावित किया, इसको संसद से पारित भी करा लिया गया। बावजूद इसको अभी तक लागू इसीलिए नहीं करा जा सका क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि गुमराह किया जा चुका है अपने आकाओं के द्वारा, अपने समाज के रहनुमाओं के द्वारा। और इसके अलावा हमारे देश में जो बहुसंख्यक समाज है, इस समाज को गंगा जमुनी तहजीब की झूठी बातें बता करके, उसको मोटिवेट करके कि ये मानवता विरोधी कानून है। अरे भाई, मानवता तब बचेगी जब तुम्हारा अस्तित्व बचेगा। तुम्हारे घर में कल को आतंकवादी घुस करके शादी ब्याह करके अगर रहना शुरू कर देंगे और अचानक से ऐसे हजारों आतंकवादी आपके 10-20 शहरों में किसी दिन मुंबई जैसी कांड को अंजाम देना शुरू करें और भारत के सबसे बड़े शहरों में इस तरह की घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी, तो फर्ज कीजिए कैसी स्थिति होगी। देश पूरी तरह से शर्मसार हो उठेगा और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत को हमेशा ही, इंडिया मस्ट बी ऑलवेज ऑन गार्ड। भारत को हमेशा ही एक तरह से सतर्क रहना होगा और अब सतर्कता हमें अपने घरों की भी रखनी होगी क्योंकि हमारे घर में भी प्रवेश किया जा सकता है इन लोगों के द्वारा प्रेम के माध्यम से। और आजकल लव जिहाद, ये सच में जिहाद का एक नया हथकंडा है। देखिए, भारत जब आजाद हुआ उसके महज 2 महीने के अंदर ही जिन्ना ने कश्मीर पर हमले करवा दिए। महज मात्र 2 महीने के अंदर कश्मीर पर हमला हो गया और हम जनवरी 1949 तक, यानी अक्टूबर 47 से जनवरी 1949 तक एक लड़ाई में फंसे रहे। और फिर इसके बाद 3 प्रत्यक्ष लड़ाइयां हुई, कई दशकों तक आतंकवादी घटनाएं चली और साथ ही साथ माइग्रेशन होता रहा। भारत के कई जिलों, सीमावर्ती जिलों की रिलीजियस डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश होती रही और नेपाल इस समय एक हॉट बेड बना हुआ है भारत में माइग्रेशन का। किसका? ISI के एजेंट्स और उनके द्वारा ट्रेन किए गए लोगों के भारत में प्रवेश करने का। ISI और उसके लोग भारत में आर्थिक तौर पे नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में नेपाल में कई बैंक चला रहे हैं। वहां पर करेंसी का नकली और कई तरह का कारोबार चलता रहा है जिसकी कमर तोड़ने की कामयाब तरीके से कोशिश हुई थी। कौन से? नोटबंदी के जरिए। और सीमा हैदर जिस तरीके से वहां से पाकिस्तान से, इसका नाम सीमा रिंद कुछ कोई बता रहा है, आई है। और मैं इसकी ज़्यादा कहानी के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि ये हिंदी अच्छा बोलती है, उर्दू नहीं बोलती और इसको कोई इस्लामिक विधि और परंपरा के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन हिंदू परंपराओं से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वाकिफ़ है। और वो भी किसके? तो एक बहुत नहीं पढ़े लिखे, नहीं के बराबर पढ़े लिखे एक मजदूर व्यक्ति से इसके जो संबंध है पिछले 2-3 वर्षों में, उतने ही दिनों में इसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। पूरी तरह से वो हिंदू और हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा जान गई और पाकिस्तान के बारे में कुछ बताती नहीं। साफ तौर पे लगता है इसका ब्रेन वॉश करके, पूरी तरह से अच्छे से ट्रेन करके इसको भारत भेजा गया है और ये काफ़ी इमोशनल किस्म की बातें कर रही है। लेकिन इन्हीं इमोशन का सहारा लेकर के ही भारत में ये सब कुछ होता रहा है। दिल्ली का जो दंगा हुआ था अभी हाल की मैं बात बता रहा हूँ, CAA के विरोध में, यानी सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो है, तो CAA
जो कि पारित किया था नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद ही इस कानून को संसद से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन लागू करने के मुद्दे पर इसका पूरे भारत में विरोध हुआ। खासतौर पे दिल्ली में हुआ। दिल्ली में दंगे भी हुए थे। उस दंगों के पीछे किसका हाथ था? बहुत भारी तादाद में बांग्लादेश से आ रहे हैं लोग, रोहिंग्या बहुत भारी तादाद में आ रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान से नेपाल के जरिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आईएसआई की गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है नेपाल। इसलिए ये सीमा हैदर का केस हम सबके लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा नज़ीर है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमें इस पर गौर करना होगा, हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत